नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास करेंगे केमिस्ट्री का, क्लास 10th की केमिस्ट्री का। और आज की क्लास में हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के एनसीईआरटी के संपूर्ण समस्या का समाधान करेंगे। जितने भी इन टेक्स्ट हैं और एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, उन सारे प्रश्नों के समुचित समाधान को जानेंगे, समस्या को जानेंगे, है ना। तो पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। ऐसे तो आप जितना भी है वो सब हम लोग कंसेप्ट जो भी था वह पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित। अब हम लोग को केवल एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन करना है। इसके पश्चात अगर फिर भी इसके बाद भी अदर बुक के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन को करने के बाद इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होंगे, चाहे अलग कंसेप्ट के आधार पर होंगे, कुछ और जो कंसेप्ट आप नहीं जानते हैं उसके बेस पर होंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित होंगे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बुक में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट तो हमें मिल जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलते हैं, तो इसको भी हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कुछ और टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप संपूर्ण वीडियो को देखें, अंत तक वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको बात समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाएं। अगर अच्छा नहीं लगता है तब तो कोई बात ही नहीं, आप रिमूव हो सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है पेज नंबर 6 का, इसको हम लोग पहले करते हैं। पेज नंबर 6 में जो पहला क्वेश्चन है इस पे हम लोग पहले देखते हैं। या ऐसे हमने पिछले क्लास में जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में था उसमें के अंतर्गत हमने बता दिया है, फिर भी यह हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है ना। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम समझा देंगे। आप पीछे के वीडियो जो है बना हुआ उसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी कि उससे संबंधित कुछ प्रश्न है ना, उसको देख करके बनाया गया हुआ वीडियो आप पीछे केमिस्ट्री के क्लास 10th के केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो इसके जस्ट पहले का ही वीडियो है वो। तो इसमें हमको बताना है कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो कारण जानेंगे, इसको आप लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं, बात को आप फिर से सुन करके आप उसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम अन्य सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि धातुओं की तरह ही अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण वह वायु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिसे साफ करने के लिए, जिसे हटा करके, है ना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तक रहेगा तब तक वो ऑक्सीजन में नहीं जलेगा। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए रिबन को पहले साफ करते हैं, तत्पश्चात वायु में उसे जलाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। उसी ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, तत्पश्चात उसे वायु में जलाते हैं। यह आपका इसका जवाब हो गया। इसे आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी क्रियाशील तत्व होता है तो उसको हम कैसे रखते हैं, कैसे संसाधित करते हैं, है ना। आगे बहुत सारा हम लोग धातु अधातु में पढ़ेंगे कुछ पार्ट से, है ना। जैसे यहाँ पर भी जैसे होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन में रखा जाता है अधिक क्रियाशील होने के कारण ही। एल्युमिनियम भी अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन एनोडीकरण की क्रिया के फलस्वरूप एल्युमिनियम भी अपने ऊपर एक ऑक्साइड का परत बना लेता है ना। और वहां पे अब यह सब सारी क्रिया है, गैल्वेनीकरण है, एनोडीकरण है, यह सब हम लोग आगे धातु अधातु में पढ़ेंगे, सब यहीं पे पढ़ लेंगे। धातु अधातु का जो प्रॉपर्टी जान लेंगे तब वहां से आपको कैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, नहीं बनाता है, किस परिस्थिति में क्रिया करता है, नहीं करता है, सब हम लोग को जानना है ना।
ऐसे आप यहाँ पे इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। अब देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा का पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन या दोनों मिलकर के बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, क्लोरीन का मतलब हो गया Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया HCl। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह द्विपरमाणिक होता है या आणविक रूप ही है परमाणु का, और हाइड्रोजन का H प्लस क्लोराइड का Cl माइनस होता है, मिलाते हैं। यह आयन के रूप में आयन से मिलकर के बनने वाला कंपाउंड है। यह परमाणुक रूप में जो परमाणु के रूप में ही अणु आते हैं उसको हम लिखे हैं, है ना। यह इसका व्यापक रूप इसी तरह से होता है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में इससे संबंधित सारी बातें हम बता चुके हैं जब हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलन पढ़ रहे थे, जो टॉपिक का नाम दिया गया है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें, है ना। आप अगर इससे संबंधित कोई भी पीछे के सारे कंसेप्ट को जानना चाहते हैं तो आप क्लास 10 के केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप संपूर्ण वीडियोज को देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे वीडियोज बनाए गए हैं, आपको ढूंढने में भी कोई असुविधा नहीं होगी। आप वहां जाएं और आप वीडियो को देखें, आपको बात समझ में आ जाएंगी, है ना। तो यहां देखिए हाइड्रोजन इधर, अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमने क्या बताया कि अभिकारक में किसी तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वही परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में भी होनी चाहिए, है ना। इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 ठो है, इधर कितना है, 1 ठो है। अब क्या करते हैं बराबर करने के लिए, इस 1 से इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर कर देंगे, तो 2 यहां लिखेंगे। हाइड्रोजन 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन 2 ठो हो गया। क्लोरीन 1 है, 2 से गुना किए तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, यानी कि संतुलित हो चुका है। अब दूसरा है दिया हुआ कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान देंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट या मिल करके बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। हमने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि इसका सूत्र हम तभी लिख सकते हैं जब इसके आयन पता हो, और आयन पता अगर होगा तभी हम इसको मिला करके इसके काम को यौगिक का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्या होता है, Ba+, क्लोराइड क्या होता है, Cl-, है ना। या 2 देने वाला या 1 लेने वाला। कैसे यह इंट्रोड्यूस होता है, या 1 इसका परमाणु या 2 इसका परमाणु, यानी इसको क्या लिखेंगे, बेरियम और क्लोरीन 2, BaCl2 हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट यह भी जानते हैं, Al3+ सल्फेट SO4 डबल माइनस। एल्युमिनियम का 3 परमाणु सल्फेट के लिए, सल्फेट का 2 आपको जो होता है एल्युमिनियम का परमाणु होता है, तो क्या लिखेंगे Al2SO4 3। फिर बेरियम सल्फेट यह भी 2+, यह भी 2 माइनस, तो सीधे मिला देंगे BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al3+ Cl-, ये हो जाता है AlCl3। अगर आयन याद रहेगा तो आपको कहीं से सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखिए संतुलित करते हैं। पहले कोष्टक वाले को SO4 का है 3, यहाँ पर का है 1, 3 से इधर गुना कर देंगे। बेरियम का हो गया 1 तो था, 3 से गुना किए 3 हो गया। यहाँ पर 1 है, 3 से गुना कर दीजिए। अब क्लोरीन 3 गुना का हो गया 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो 2 से गुना करें, 2 से 6 हो गया। एल्युमिनियम 2 ठो, एल्युमिनियम 2 ठो हो गया संतुलित। यह संतुलित करना हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पीछे जाकर के संतुलित कैसे कर, रासायनिक समीकरण हम कैसे करते हैं 2 वीडियोज बनाए हैं। एक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को, आप लोगों को, तो आपने कमेंट किया था कि फिर से इसको बताया, तो हमने दोबारा उसका वीडियो बनाया। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, एक में थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस किया गया, एक में कम एनालिसिस किया गया है, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल
या हो जाएगा, दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए सोडियम का हो गया Na, जल का हो गया H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा NaOH, हाइड्रोजन का क्या हो गया H2, है ना। तो सोडियम एक ठो, सोडियम एक ठो, है ना। यहां पर देखिए H हाइड्रोजन 2 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पर 2 है 2 लगा दिए, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दिए, सोडियम 2 हो गया, बस हो गया संतुलित, है ना। अब संतुलित करने का विशेष जानना है तो वहां पे आप वीडियो देखेंगे, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैसे लिखेंगे सो देखिए, कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके जल में यानी कि जल में ही बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया और सोडियम सल्फेट को मिलाया गया, अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को कहां मिलाया गया है, जल में मिलाया गया है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या लिखेंगे BaSO4, BaSO4, है ना, प्लस उसके बाद क्या है बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट को भी मिलाया गया है इसमें। तो यहां पर देखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होगा Na प्लस होता है, सल्फेट का SO4 डबल माइनस होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको मिलाया गया तब क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि NaCl का विलयन, यानी कि अभी नहीं लिखते इसको, बाद में लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है, यानी कि बेरियम सल्फेट तो BaSO4, है ना। अब देखिए आप यह जल में मिलाया गया यानी कि जलीय विलयन है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्वस, यह भी हो जाएगा जलीय विलयन तो एक्वस। यहां पर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन की एक्वस, या अघुलनशील है तो सॉलिड एस हो गया, है ना। अब देखेंगे SO4 या भी SO4 या भी बेरियम एक ठो, बेरियम एक ठो, Na2 यानी कि सोडियम 2 ठो है, यहाँ पर 2 लगा दिए, सोडियम 2 हो गया, है ना। क्लोरीन 1 था, 2 से गुना किए क्लोरीन 2 हो गया, और यहां पे सोडियम क्लोराइड का विलयन यहां बनेगा बेरियम क्लोराइड है, यहां पर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है गड़बड़ हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन 2 ठो हो गया, क्लोरीन 2 ठो हो गया, बेरियम एक ठो, बेरियम एक ठो, सल्फेट SO4 एक ठो, SO4 एक ठो, बेरियम एक ठो, कंप्लीट हो गया, सोडियम 2 सोडियम 2, है ना। यह हो गया, यह अवस्था के साथ, यह जो क्वेश्चन में लिखे इसकी अवस्था है किस रूप में यह पाई जाती है ना। इसका दूसरा देखेंगे, यह हम क्वेश्चन कौन कर रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह तीसरा का पहला हो गया, दूसरा में देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो क्या हो गया NaOH, इसका जलीय विलयन यानी कि एक्वस है तो AQ लिखेंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, यह भी जल में ही है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसके साथ मिलाएंगे, यह भी जलीय है, AQ लिखेंगे, है ना। और यहां पर
से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का विलयन और जल बनाएंगे यानी कि H2O, ठीक है, यानी कि L हो गया, यह हो गया। अब यहां पर देखिए, अब इसको संतुलित करना है, सोडियम एक ठो, सोडियम एक ठो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, और क्लोरीन एक, क्लोरीन एक। यह खुद ब खुद ऑटोमेटिक पहले से ही बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सोडियम एक, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, असंतुलित है, बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है ना। यह हो गया आपका पेज नंबर 6 का तीनों प्रश्न। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे जो है वह पेज नंबर 11 में दिया है। देखिए पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे देखिए पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है ना। तो पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए, है ना। आपको दिया हुआ है कि एक पदार्थ है X, X हम कब लेते हैं, जब नहीं जानते, है ना, जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए, जैसे घर में हम लोग चूना का पोचारा करते हैं तो कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वह ठोस कौन सा होता है, आप जाइएगा दुकान में खरीदने के लिए तो कहते हैं कली चूना चाहिए, है ना। उसी कली चूना के विलयन का प्रयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं, है ना। और वह कली चूना का सूत्र क्या होता है, X का सूत्र हो जाएगा क्या, CaO। और इसका नाम भी पूछ रहा है कि X का नाम और सूत्र लिखिए, तो X का नाम क्या होगा, नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब नाम में दो नाम होता है, यह रासायनिक नाम हो गया और इसका व्यापारिक नाम होता है, इसको कहते हैं क्या, कली चूना, कली चूना, है ना, क्विक लाइट। और दूसरा, अब इसी का दूसरा कह रहा है क्या कि लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखे। अब इसको जल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, आप कली चूना ले लें दुकान से और दुकान से लेने के पश्चात इसको जल के साथ मिला दें। जल के साथ मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि CaOH2 का जलीय विलयन बनेगा और ऊष्मा प्राप्त होगी, है ना, यह होता है, ठीक है। यह आपका अभिक्रिया हो गया, इसका रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। अब देखिए कि क्रियाकलाप 1.7 में जाइएगा तो वहां पे आपको एक फिगर मिलेगा जिसमें एक मग दिया गया है और वहां पर ये 2 परखनलियां दी गई हैं ऐसे, है ना, और 2 परखनली दिया गया और इसमें उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया है इसमें। तो यहां पर हम पाते हैं कि एक पार्ट में जगह कम है और दूसरे पार्ट में जगह ज्यादा है। तभी कह रहा है कि एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, क्योंकि इसमें जो डाला गया विलयन है वो जल है, लिक्विड है, वह जल है ना। तो एक की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु का क्या है, दोगुना है। यहां पर लिखेंगे क्योंकि उसमें एक जो परमाणु है उसका मात्रा दूसरा से ज्यादा है ना, इसीलिए उसकी मात्रा दोगुनी है। और उस गैस का नाम बताइए, वो गैस का नाम कौन है, हाइड्रोजन है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन से इसका परमाणु क्या है, ज्यादा है, दोगुना है, इसलिए इसकी गैस की मात्रा भी दोगुनी है। तो इस तरह से हम लोग पेज नंबर 11 का भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अब आइए पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 का हम क्वेश्चन देखें क्या है। इसमें
अगर कहीं से कोई दिक्कत होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके या नीचे दिए गए इसमें दर्शाए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके जैसे भी हो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे तो उसके द्वारा भी आपको हम बता देंगे। यहाँ पे पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब देखिए, लोहे का कील कहें तो क्या हो गया, फेरस। कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4 जलीय विलयन हो गया या सॉलिड है, डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो अधिक क्रियाशील लोहा के होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है, तो लिखेंगे क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है। तो कॉपर के विस्थापित हो जाने के कारण और नए यौगिक के निर्माण के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पहले कॉपर सल्फेट जो होता है वह होता है नीला रंग का, और जब यह अभिक्रिया होती है तो फेरस सल्फेट किस रंग का हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 1.10 में जो भी द्विविस्थापन का अभिक्रिया दिया है उससे अलग, तो कैसे हम दे सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी 2 यौगिक ले लीजिए और उसके साथ वह अभिक्रिया करा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, चाहे इसके बदले में दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे द्विविस्थापन का अभिक्रिया कराएंगे तो यह टूट जाएगा, यह हो जाएगा A ट्रिपल+SO4 यह हो जाएगा Mg+, यह हो जाएगा Cl-। अब यह प्लस इस माइनस के साथ, यह प्लस इस माइनस के साथ, यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलेगा तो MgSO4, है ना। तो यह हो गया। तो यहां से यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे 2 आयनिक यौगिक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करके आयनिक स्थानांतरण करके अपने से भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भिन्न ही लिख रहा है तो भिन्न लिखने के लिए सोचना नहीं है, कोई भी 2 आयनिक यौगिक ले लीजिए और उसको आयनों में तोड़ करके एक दूसरे आयन को अदला बदली करके उसको हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। उपचयित और अपचयित, आप जानते हैं कि उपचयित क्या होता है और अपचयित क्या होता है। उपचयन हम लोग पढ़े हुए हैं, अपचयन पढ़े हुए हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, तो क्या होता है हम लोग जानते हैं कि उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को कहते हैं अवकरण, है ना। तो यहां पर उपचयन जो होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, यहां पर लिख देते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और अपचयन मतलब होता है अवकरण, अवकरण, है ना। यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अवकारक, उसको क्या कहते हैं, अवकारक, और जिसका अवकरण होता है उस पदार्थ को कहते हैं हम ऑक्सीकारक, है ना। यहाँ पर हमको बताना है, जैसे अब पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमको पहचान करना है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए पहले अभिक्रिया लिखते हैं, दिया हुआ है पहला सोडियम प्लस ऑक्सीजन,
सोडियम प्लस ऑक्सीजन, या तो सॉलिड है या गैस है या क्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना, यह सॉलिड हो जाएगा। इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है, 2 लगा देंगे, सोडियम 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे कि सोडियम, पहले यहाँ देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जिसके साथ ऑक्सीजन मिलता है या हाइड्रोजन निकलता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, सोडियम का उपचयन हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना। दूसरा में देखिए क्या है, यहाँ पर दूसरा में है CuO प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा, कॉपर और प्लस H2O, है ना, यह बनेगा। यहाँ पे यही दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होता है या गैसियस है, यह सॉलिड हो जाएगा और यह लिक्विड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की भी और अवकरण की भी। कैसे हो रही है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में है, यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ बताइए क्या हो रहा है इसका, यहाँ से ऑक्सीजन अलग होना, भी हमने बताया कि ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है या ऑक्सीजन के साथ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, उपचयन, सॉरी अपचयन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन यह हो रहा है ना। यहाँ पे उपचयन अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण और अपचयन को अवकरण कहते हैं। यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन जैसी स्थिति आ जाती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान रखेंगे। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब अवकरण। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज में चलेंगे। हम लोग इन टेक्स्ट या टेक्स्ट का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज में देखेंगे, पहले यहाँ पर 3 ठो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 3 ठो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, है ना। यानी कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का अभ्यास का हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं। यह पेज नंबर 16 से शुरू हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें दिया हुआ है अभिक्रिया। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड का अभिक्रिया कराया गया कार्बन से। कार्बन से लेड ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ अलग हो जाएगा और लेड बच जाएगा, है ना, यानी कि लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका अवस्था लिख सकते हैं, यह सॉलिड, यह सॉलिड, यह सॉलिड और यह गैस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या, पहला दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है। हो रहा है। और चौथा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड यानी कि पीबीओ, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है।
अभी हमने बताया है कि उपचयन मतलब होता है क्या? ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। और अपचयन मतलब क्या होता है? अपचयन मतलब होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण। यहां पर देखिए सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयन का मतलब अवकरण। तो सीसा यहां पर यह है, तो सीसा अवकरण होने का मतलब हो गया कि सीसा से ऑक्सीजन बाहर हो गया। यहां पर देखिए सीसा का अपचयन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, तभी यहां से ऑक्सीजन बाहर गया है ना। यानी कि यह पदार्थ बताना है कि कौन क्या हो रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है, कैसे? तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिल रहा है तब, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने का यह काम है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही प्राप्त हो रहा है, कैसे? तो ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त होने का मुख्य प्रोसेस है उपचयन। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण के क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। और सीसा कैसे प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर तो सीसा प्राप्त हो रहा है किसके फलस्वरूप? तो अपचयन यानी कि अवकरण के फलस्वरूप, क्योंकि पहले इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कि अपचयन हो रहा है, तो यह प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसमें ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है उत्तर में, यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए एवं बी, दूसरा ए एवं सी, तीसरा ए बी सी और चौथा सभी। इसका पहला ऑप्शन होगा ए एवं बी। पहला में दिया हुआ है ए एवं बी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है ए एवं बी, है ना। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा में दिया हुआ है Fe2O3 यानी कि लोहा का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, यानी कि फेरिक ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हुआ तो एल्युमिनियम फेरस को अलग कर दिया, यानी कि Al2O3 अब प्लस Fe, है ना। अब यहां पे पूछ रहा है, पहले इसको संतुलित कर लें, या 2 हो गया या 2 हो गया, है ना। यहां पे पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी कि अभिक्रिया किस प्रकार। आप देखिए, आप एक यौगिक के साथ यहां पर एक धातु अभिक्रिया कर रहा है और उसको हटा रहा है, तो सीधी सी बात है कि यह किसमें होती है? अगर यहाँ पे 2 आयनिक यौगिक देते और वहां पे उसके फलस्वरूप यहाँ पे आयनों का स्थान के फलस्वरूप होता तो द्विविस्थापन होता। लेकिन यहाँ पर एक धातु एक यौगिक से अभिक्रिया कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन होगी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में है यह विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी होगा सही इसका उत्तर। और देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर ध्यान देंगे, लौह चूर्ण मतलब लोहा, फेरस, Fe, उस पर क्या डालना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लौह चूर्ण हो गया, HCl डाल दिए, कह रहा है क्या होगा? आप जानते हैं धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होती है, ऐसे है तो धातु में देना चाहिए, धातु और धातु में जब गुण में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर होता है, अभी हमने बताया भी है। अगर एक धातु एक यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन से ऊपर Fe होता है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर कर देगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस, यानी कि लोहा का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, संतुलित है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए खोजिए यहाँ पर कि इसका कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस से हम आयरन क्लोराइड बनता है, यही आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, है ना। इसका उत्तर हो गया आपका ए सही उत्तर हो गया। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है ना। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? याद कीजिए, पिछले ही वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीख रहे हैं तो वहां पे हम लोग सबसे पहले जाने थे कि रासायनिक समीकरण के 2 पार्ट होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक में शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या
प्रतिफल में शामिल उसी तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान प्रतिफल के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब समीकरण संतुलित हो। असंतुलित होने की स्थिति में नहीं हो सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं, पीछे के वीडियोज में हम लोग देख सकते हैं उसको। 5वां नंबर फिर से यहां पर संतुलित करना है, ध्यान देंगे। पहले तो उनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, फिर संतुलित करना है ना। ध्यान देंगे, कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, यानी कि 5वां का पहला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, यानी कि NH3। अब देखिए नाइट्रोजन 2 को नाइट्रोजन 1 को क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 था, 2 से गुना करेंगे, 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 लगा, 3 दूना 6, हो गया संतुलित। फिर देखिए दूसरा इसका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने का मतलब हो गया जलाना, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए H2S, चाहे तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं इसका रूप, अमोनिया गैस होता है, हाइड्रोजन के सल्फाइड गैस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड का अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, वायु में दहन करा, वायु में दहन कराने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जलाना, है ना। क्या बन रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। अब संतुलित कीजिए, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3। अब यहाँ पे संतुलित कीजिए, 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। अब हाइड्रोजन हो गया कितना, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे कितना है 2 लगा देंगे, तब 2 दूना 4, तो सल्फर हो गया 2 ठो, तो सल्फर के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 6, यहाँ पर कितना लगा देंगे 3 दूना 6। अब देखिए हो गया हाइड्रोजन 2 दूना 4, सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 6, हो गया संतुलित। तीसरा नंबर देखिए यह हम इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कंसेप्ट में। आपको अगर देखना है तो पीछे कंसेप्ट में जाकर के आप पूरा वीडियो देखेंगे, फिर भी अगर दिक्कत होता है तो जरूर कहेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट बनाता है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट का है तो Al2SO4 3 हो गया, के साथ अभिक्रिया करेगा कौन, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का है तो क्या हो गया BaCl2, है ना। और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। अब देखिए यहां पर सल्फेट 3 गो हो गया, यहां पर 1 है 3 लगा दीजिए, बेरियम 3 गो हो गया, यहां पर 3 लगा दीजिए, क्लोरीन 6 गो हो गया, यहां पर 2 लगा दीजिए, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर 2 ठो है, हो गया संतुलित। इसके बाद देखिए कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु का है तो क्या हो गया, जल के साथ अभिक्रिया किया H2O हो गया, यहां पर क्या बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है तो KOH और हाइड्रोजन गैस H2O हो गया, K एक ठो हाइड्रोजन 2 ठो, 1 2 3, यहाँ पर 2 लगाइए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, 2 लगाइए, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 पोटेशियम 2, यहाँ पे 2 लगाइए, हो गया संतुलित, है ना। क्या हो गया, 6ठा 7वां 8वां हम पहले ही बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। संतुलित जब रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे तो वहां पे प्रैक्टिस के लिए हमने यह क्वेश्चन बनाया था, है ना। 9वां नंबर क्या है, कह रहा है उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। रासायनिक अभिक्रिया का जब प्रकार पढ़ा रहे थे तो इसको हम बता चुके हैं, यानी कि पीछे क्लास में हो चुका है। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए, या पूरा संपूर्ण व्याख्या हम पीछे क्लास में क्वेश्चन से जब कराए थे तो वहां पे हो चुका है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको जब हम बता रहे थे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया तभी बताए हुए हैं, याद कीजिए। संयोजन का मतलब क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक
यौगिक मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम संयोजन कहते हैं। जिसमें एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं उसको वियोजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे संयोजन के ठीक विपरीत हो गया। संयोजन में क्या होता है, दो से अधिक पार्ट मिलकर के एक बनता है, और वियोजन में क्या होगा, एक टूट करके दो से अधिक बनता है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के हम क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। और जो अभिक्रिया में पढ़े हुए उसी में से एक उदाहरण दे देना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्मा के द्वारा कैसे यह काम होता है, प्रकाश के द्वारा कैसे होता है वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत के द्वारा कैसे होता है। देखेंगे यहां पर जैसे 12 नंबर क्वेश्चन में एक एक उदाहरण देना है ऊष्मा के लिए। तो आप पढ़े हुए उसी में से आप लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पर जब ऊष्मा हम डालते हैं, गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पहला हो गया वियोजन ऊष्मा के लिए। दूसरा प्रकाश के लिए आप जानते हैं सिल्वर क्लोराइड जो कि उजले रंग का होता है, इसको जब हम प्रकाश के साथ करते हैं, प्रकाश के उपस्थिति में जब डालते हैं, प्रकाश में रखते हैं, तो यहाँ पे यह सिल्वर दूसरे रंग का देता है और क्लोरीन अलग हो जाता है ना। और एक नहीं पढ़े हुए आप लोग विद्युत के साथ, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हम लोग को आगे धातु में हम बताएंगे इसके बारे में। ऐसे जान लीजिए अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन हम कराते हैं तो हमको सोडियम अलग मिलता है और क्लोरीन अलग मिलता है ना। यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड प्राप्त करेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में, है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इस दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, दोनों अभिक्रियाओं को लिख देंगे कि क्या होता है। तो इसमें मुख्य अंतर जो होता है, विस्थापन में एक धातु एक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, और द्विविस्थापन में दो आयनिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका अभिक्रिया के साथ लिख देंगे। 14 नंबर में कह रहा है सिल्वर के शोधन में, शोधन का मतलब होता है सिल्वर को प्राप्त करना। सिल्वर माने कोई भी धातु, सिल्वर ही नहीं, यहाँ पे सिल्वर दिया इसलिए सिल्वर को प्राप्त करना। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है ना। तो सिल्वर का शोधन यानी कि यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में कॉपर, तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या करेंगे, कॉपर को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और सिल्वर क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। NO3 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2, है ना। इस तरह से सिल्वर प्राप्त हो जाता है। यही कह रहा है इस प्रक्रिया के लिए सिर्फ अभिक्रिया लिखना है, अभिक्रिया हो जाएगा। 15 नंबर का रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते उदाहरण देख ले। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, उसमें क्या करते हैं। 16 नंबर में ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। जैसे उपचयन है और अपचयन है, हमने आपको बता दिया है कि उपचयन का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन के योग और ह्रास के लिए, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन नहीं मतलब अलग होगा, ह्रास होगा तो उसको हम कहते हैं अपचयन, है ना। 17 नंबर देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उससे काले यौगिक का नाम बताइए। तो वह जो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है उसका नाम है कॉपर। उसका नाम क्या है, कॉपर, यानी कि कॉपर हो गया यह चमकदार तत्व। और कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, जब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के इसको गर्म करते हैं तो वह बन जाता है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यह काले रंग का हो जाता है, काला हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि उस पर कॉपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है ना। फिर कह रहा है उस यौगिक का नाम बताइए, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। 18 नंबर कह रहा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, यह भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, यह भी बता चुके हैं। निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रभाव होता है ना। दोनों ही गुण ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने
यह एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। अब इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तत्पश्चात हम लोग अगला चैप्टर यानी कि अम्ल क्षार और लवण शुरू करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अगले चैप्टर में, अगले वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से सारे जितने भी अभी आएंगे, सारे आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसी से आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगले चैप्टर, अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम लोग ऑब्जेक्टिव जानेंगे इसका। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।